हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। इस वाले चैप्टर में आपको लाइफ के फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा और लाइफ कैसे कैसे वेरी करती है, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट एंड ऑल लिविंग बीइंग्स विच हैव अ लाइफ। चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे कि मुझे पता चल सकता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन वॉट इज़ अलाइव एंड वॉट इज़ नॉट अलाइव? कैसे हमको पता चलेगा कि जिंदा और जो चीज़ नहीं जिंदा है उसके बीच में क्या अंतर है? पढ़ते हैं इसके बारे में। इफ़ वी सी ए डॉग रनिंग, अगर हमने किसी कुत्ते को भागते हुए देखा, और एक काउ च्यूइंग कट, या किसी गाय को या भैंस को हमने घास को चबाते हुए देखा, और अ मैन शाउटिंग लाउडली, किसी आदमी को चिल्लाते हुए गली में देखा, वी नो डेट दीज आर लिविंग बींग्स, हम ये जानते हैं कि ये लिविंग बींग्स होती हैं। वॉट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर asleep? क्या होगा तब ये तीनों चीजें सो जाएंगी? वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, फिर हम ये सोचेंगे क्या ये जिंदा हैं? बट हाउ डिड वी नो दैट, फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जिंदा हैं कि मर गए या ये जिंदा नहीं है? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? वी सी देम वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, या तो ये हरे भरे होंगे, कुछ कहते हैं इसके बारे में हरे भरे होते हैं। बट वॉट अबाउट द प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन? लेकिन कुछ पौधों के पास तो हरी पत्तियां होती नहीं है। कुछ पौधों में ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसका अमाउंट काफी कम होता है। जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है, उसका अमाउंट और उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा प्लांट का लीफ का कलर चेंज होता है। ये वेरी करता है पिगमेंट्स के अमाउंट पे। ये कोई फंडामेंटल या केमिकल चेंज नहीं है, ये नेचुरली होता है। आपने कई प्लांट देखे होंगे जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती हैं। कुछ पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती हैं, चाहे आप उसमें कितना भी फर्टिलाइजर दे दीजिए, उसकी कितनी भी देखभाल करिए, तो भी वो रेड ही लीव्स से कवर्ड होगा। दे ग्रो ओवर टाइम, ये ओवर टाइम में ग्रो करते हैं। इनका कोई समय नहीं है, कभी भी बढ़ सकते हैं और कभी भी सूख सकते हैं। सो वी नो डेट दे आर अलाइव, तो फिर इससे हमें पता चलता है कि ये जिंदा हैं। सम विल से इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, कुछ लोग कहते हैं और सोचते हैं एक ऐसा मूवमेंट हो जिसमें आइदर ग्रो रिलेटेड और नॉट, जहाँ पे ना तो ये बढ़ते हैं ना ही ये रुकते हैं। एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग लिविंग, ये एक आम बात है किसी भी चीज के जिंदा रहने के लिए। आगे चलते हैं। बट ए प्लांट डेट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, लेकिन अगर एक ऐसा पौधा हो जिसे हम नहीं देख सकते हैं कि वो बढ़ रहा है, तो हम उससे कैसे पहचानेंगे कि वो जिंदा है या ग्रोथ कर रहा है, नहीं कर रहा है? एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिनकी ब्रीथिंग को या रेस्पायरेशन को हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ, तो हम इस विजिबल मूवमेंट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। ये जो लाइफ की जो चीज़ें होती हैं वो इतने इस जगह ही नहीं ख़त्म हो जाती हैं, इसके और भी चीज़ें हो सकती हैं। आगे पढ़ते हैं। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल। कुछ ऐसी यादें या कुछ ऐसे पल होते हैं जो काफ़ी चीज़ें होती हैं, पल नहीं होते हैं सॉरी, कुछ चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं, छोटी मात्रा में होती हैं, तो हम उनको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। नंगी आंखों का मतलब ये होता है विदाउट माइक्रोस्कोप, विदाउट स्पेक्टेकल्स, बिना भी किसी ऑब्जेक्ट के नहीं देख सकते हैं हम लोग। समझे आप लोग? नेकेड आई का मतलब ये होता है। फिर एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इज दिस विजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? क्या हमारे पास ये जो मॉलिकुलर मूवमेंट होता है वो इनविजिबल होता है और ये लाइफ के लिए जरूरी है? इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस। अगर हमने इसको किसी बड़े प्रोफेशनल जो ज़्यादा मतलब वेल एजुकेटेड पर्सन है, हाई क्वालिफाइड हैं और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, उन लोगों से अगर हमने ये पूछा, जो बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा हाँ ये हो सकता है। इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। ये बताते हैं कि एक ऐसा तथ्य है वायरस के बारे में, ये इनके पास अपना खुद का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये बिल्कुल डेड सेल होते हैं जब ये हमारे अराउंड होते हैं। पर जैसे ही ये किसी ह्यूमन या किसी होस्ट के कांटेक्ट में आकर उसको बाइट करते हैं या उसे इन्फेक्ट करते हैं, तो इसके थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। कुछ इंसेक्ट के थ्रू जब वो बाइट हमें करते हैं तो ये बैक्टीरिया उनकी गट में से बाइटिंग के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग कहीं भी जाएं, कुछ भी खाने से पहले हाथ वगैरह वॉश करें, क्योंकि जो हमारे बैक्टीरिया अराउंड होते हैं वो हमारे हाथों पे या चेहरे पे लग जाते हैं, और जब हम हाथ बिना धुले खाना खा लेते हैं तो वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अंदर चले जाते हैं, जिसके द्वारा वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे करके हमारे सेल्स को डैमेज करने लगते हैं और अपना खुद का ही स्ट्रक्चर बना लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एंड दैट इज पार्टली वाई देयर इज ए कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रू अलाइव और नॉट। इसके बीच में एक बहस चल रही है, क्या ये जिंदा हैं या क्या ये जिंदा होते हैं या नहीं। वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? ये जो मॉलिकुलर मूवमेंट होते हैं इसको लाइफ की क्यों जरूरत होती है? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास अपना खुद का वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, अपना खुद का एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर होता है। दे कैन हैव tissues have cells have smaller components in them and so on। इनके पास टिश्यू होते हैं, टिश्यू के पास सेल्स होते हैं, सेल्स के पास अपने अपने स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर। आगे चलते हैं। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट डिसऑर्गेनाइज्ड ordered nature of living structure is very likely to keep breathing down over time। इसीलिए इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं एनवायरनमेंट में। चलते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें नेचर में हमारे पास जो लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे पास ब्रीथिंग डाउन ओवर टाइम करने के लिए होते हैं। जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और बदले में हमसे कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं वो उसको इनटेक करते हैं और बदले में वो हमको ऑक्सीजन का रिवॉर्ड देते हैं।
बिकॉज ऑफ द हो चुका है यहाँ से, इन ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। अगर ये ऑर्डर टूट जाता है किसी भी कारण, अगर इस लाइफ साइकिल को ब्रेक डाउन किया जाता है तो हमारा ऑर्गेनिज्म ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाता है। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। जो ये लिविंग, जो ये जिंदा जीव जंतु होते हैं, इनको अपनी रिपेयर करने के लिए, अपनी चीज़ों को सही रखने के लिए और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए हेल्प चाहिए होती है। सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सारे स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स से ही बने होते हैं। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, इनके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स ही घूमते हैं हर समय। वॉट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर। इसमें यह कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेंटेनेंस प्रोसेस क्या होता है। मेंटेनेंस यानी किसी को, उसको ठीक करना, कैसे उसमें काम होता है, कैसे वो प्रगतिशीलता पे जाता है, कैसे उसके कार्य क्षमता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलते हैं 6.1 पे। What are life processes? The maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular. ये मेंटेनेंस फंक्शन जब होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जब वो किसी भी वर्क या फंक्शन को परफॉर्म नहीं करता है। Even when we are just sitting in class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. The process which together perform this maintenance job are life process. जैसे कि आप मान के चलिए, आप किसी क्लास में बैठे हैं और वहां पर आपको नींद आ जाती है, तो आप उस समय मेंटेनेंस जॉब पर हैं। जो आपकी बॉडी है वो अपने अंदर की सेल्स को रिपेयर करती है। उस समय जब आप लोग स्लीपिंग में होते हैं, उस समय बॉडी आपके सेल्स को फर्दर डेवलप करती है, डैमेज सेल को प्रिवेंट करती है, और जो भी आपके सेल्स में फंक्शन को डैमेज वगैरह हो रहा होता है, वो उसको रिपेयर करने की भी कोशिश करती है आपके स्लीपिंग टाइम में। और इसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। हमें मेंटेनेंस प्रोसेस में ज़रूरत होती है अपने डैमेज को सही करने के लिए। ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब मेंटेनेंस प्रोसेस हमारा चल रहा होता है तो इसके दौरान हमारे जो डैमेज होते हैं, बॉडी उसे रिपेयर करती है और फिर हमारी एनर्जी को भी ब्रेक डाउन करती है। एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये जो हमारे पास एनर्जी होती है वो हमारे पास बाहर से आती है, बॉडी की हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग आती है ये एनर्जी, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारी एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक मुख्य बिंदु मान लो या मुख्य चीज मान लो जिसमें हमारी एनर्जी का आदान प्रदान होता है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी देती है अंदर से बाहर की तरफ। जब हमारी बॉडी में हम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं, अगर आपका जैसे मान लीजिए आपका फास्ट है, तो आपका फास्ट है तो आपने जो पहले खाया होगा तो बॉडी उसी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करती है। जिस कंडीशन में आपने कुछ भी नहीं खाया होता है उस कंडीशन में आपकी बॉडी सेल्फ अटेंशन में आ जाती है। फिर वो अंदर की एनर्जी जो उसने स्टोर करी होती है उसको धीरे धीरे ब्रेक डाउन करती है, जिससे कि आपके वर्क फंक्शंस चल सकें एक डे के दौरान। फिर विच वी कॉल्ड फूड टू द इनसाइड, ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन।
जिसे हम बोलते हैं खाना, और ये हमारी बॉडी के अंदर होता है, मतलब खाते हैं हम लोग तो वो अंदर जाता है, तो हमारा एक प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन माने होता है पोषण। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, अगर हमारी बॉडी का साइज होता है जो ऑर्गेनिज्म का वो बढ़ने लगता है, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो नीडेड फ्रॉम आउटसाइड, फिर हमको कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है बॉडी के बाहर की तरफ से। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आप जानते हैं धरती पे कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स से ही लाइफ बनी है। मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेज आर ऑल्सो बेस्ड कार्बन बेस्ड, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो फूड के सोर्स होते हैं वो कार्बन बेस्ड होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। इसमें ये बताया गया है जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हमारे पास ये कार्बन सोर्सेज होते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इसके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा प्रकार के होते हैं, जैसे कि ह्यूमन में अलग टाइप के होते हैं ऑर्गेनिज्म, प्लांट में अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, या अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, और एनिमल में भी अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, या अलग टाइप के वायरसेस होते हैं, जो भी आप लोग मान सकते हैं। द आउटसाइड सोर्सेस ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जो हमारी बॉडी के बाहर के जो सोर्स होते हैं वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा शांत होती है, पर इसके काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं। जो हमारे पास पर्यावरण है वो हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं है। These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body। ये जो चीज़ें होती हैं, ये हमारी जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, इसके बाद हमें इसे ज़रूरत होती है खुद इसको तोड़ने के लिए और इसको बाद में बनाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर, जिससे कि हमारी एनर्जी बन सके, and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining the structure। इसमें यह बताया गया है फिर उसके बाद फाइनली हमारी बॉडी को एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाता है, एक निर्धारित एनर्जी का केंद्र मिल जाता है, फिर वो हमारे लिए वहाँ से काफ़ी ज़्यादा वेरियस मॉलिकुलर मूवमेंट करती है। जैसे कि हमारे डीएनए में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, पर उसी जगह हमारे डीएनए में कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत पड़ती है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर जो हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। ये हमारे स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करती है। एज वेल एज टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो। जैसा कि आप जानते हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रकार के होते हैं, पर ये हमारी बॉडी को बढ़ाने में मदद करते हैं। फॉर दिस आर सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी इज आर नेसेसरी। ये जो हमारी इनकी प्रक्रिया, इनकी ये जो लाइंस में कतार होती है हमारी बॉडी में, इन टाइप के केमिकल रिएक्शंस की, ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होती हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस होती हैं, ये कुछ हमारे पास ऐसी रिएक्शंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा साधारण है, नहीं कॉमन है, ये असामान्य है, सामान्य होती हैं, ये सब में एक जैसी होती हैं देखने को। ये हमारे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करती हैं और हमारी एनर्जी फॉर्म करने में हेल्पफुल होती हैं। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड from outside the body। The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration। ये हमारे पास जो प्रोसेस होता है एक्वायरिंग ऑक्सीजन को बाहर से इनटेक करने का, इसमें हमारी यूज़ होता है एक प्रोसेस, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज। इसमें हमारे खाने की चीज़ों का
को कट करा जाता है, इनके या टुकड़े करे जाते हैं। फिर हमारे पास सेलुलर नीड्स होती हैं इसकी, जो हमारे पास जो बॉडी के सेल्स होते हैं उसमें हमारे पास जो आवश्यकता होती है उनको अपने लिए प्रोटीन वगैरह की, तो वो यहाँ से ले लेते हैं। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के केस में नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, इसमें कोई हमारे ऑर्गन्स बाहर से नहीं जरूरत पड़ती है। ये हमारी गैस के एक्सचेंजेस को और वेस्टेज के रिमूवल को बाहर आउटसाइड करने में मदद करता है। इसकी हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट, बट वॉट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। इसमें यह बताया गया है ये हमारे पास पूरी एंटायर सरफेस पे फैले हुए हैं, अगर ये पर्यावरण के कांटेक्ट में आ जाते हैं, उससे मिल जाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गेनिज्म का साइज है वो बढ़ने लगेगा, और जो हमारी बॉडी डिजाइन, जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं एनवायरमेंट के। Thus, simple diffusion will not meet the requirements of all the cells. आप समझ सकते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन होता है। सॉरी, थोड़ा कैमरा प्रॉब्लम हो गया था। इसमें जो हमारा डिफ्यूजन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन होता है, इसमें हमारी कोई भी सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी हमारे पास इसमें कोई भी सेल्स की जरूरत नहीं होती है। We have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in the function they perform. हमने देखा है इससे पहले कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी माने डबल या उससे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें बॉडी पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू, हम इससे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं टिश्यू के इस आइडिया से कि वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और बॉडी की ऑर्गेनाइजेशंस और उसके अंदर के ऑर्गेनिज्म के बारे में। इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑफ ऑक्सीजन विल बी ऑल्सो द फंक्शन स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ये जो हमारे पास ऑक्सीजन लेने का प्रोसेस होता है, ये हमारा स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, और ये काम कैसे करता है इसके बारे में पढ़ते हैं। हाउ एवर दिस पोजेज ए प्रॉब्लम सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वंस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये कैसे हो सकता है कि एक ही टाइम पर, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, ये कैसे हो सकता है कि हम ऑक्सीजन भी एक ही समय पे लें और खाना भी खाएं एक ही जगह से, while all parts of the body need them, हमारी बॉडी के हर पार्ट को इसकी ज़रूरत है। This situation creates a need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another place। इस सिचुएशन में हमारी बॉडी एक कंडीशन क्रिएट करती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरतमंद होती है, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कर देती है एक्टिवेट, जिससे हमारा फूड अंदर की तरफ हमारी बॉडी में कैरी होता है और ऑक्सीजन दूसरी प्लेस से हमारी बॉडी में इनटेक लेती करती रहती है, होता रहता है इनटेक हमारा ऑक्सीजन का। व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट्स दे आर नॉट ओनली यूजलेस। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है तो हमारे पास कार्बन सोर्स होता है, और जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो एनर्जी जनरेशन में क्या करता है, दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट्स, ये हमारे प्रोडक्ट से बनती है और ये यूजलेस नहीं होती है फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड नॉट इवन बी हार्मफुल। ये हमारी बॉडी के सेल से बनती है, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है, बट कुड इवन बी हार्मफुल, पर ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। दिस वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स आर देयर फोर नीडेड टू बी रिमूव। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमें इनकी जरूरत पड़ती है निकालने के लिए हमारी बॉडी से, एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाई ए प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये हमारा एक प्रोसेस होता है यहाँ पे फॉर्म, जो हमारी बॉडी करती है डेली, अलाउ कर देती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन।
अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले पार्ट पर क्लास 10 बायोलॉजी के। थैंक यू।